नमस्कार। मैं हमेशा आपके लिए आपसे संबंधित, आपके जीवन से संबंधित विषयों को लेकर अक्सर चर्चा करता हूँ। कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा जब तक कि आपके जन सामान्य के जीवन को प्रभावित न करता हो, मैं अपने चैनल पर नहीं लेता। अनावश्यक हाय तौबा मचाना हमारी फितरत नहीं। हम चाहते हैं कि सकारात्मक बात की जाए, पॉजिटिव इश्यूज़ को हमेशा लोगों के सामने उजागर किया जाए। ऐसे लाभकारी, ऐसे जो फ्रूटफुल सब्जेक्ट्स हैं उसकी चर्चा की जाए, जिससे हमारा आपका जीवन आसान हो, सुखमय हो, सुगम बने और सुविधाजनक बने। इसी दृष्टिकोण के साथ आज मैं फिर एक बहुत ही रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। वास्तव में इस विषय का सरोकार हर आम और ख़ास के साथ है और विषय है अदालती कार्रवाई की लाइव प्रोसीडिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, या अगर आप सामान्य भाषा में कहें तो लाइव टेलीकास्ट करना। यानी इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट की कार्यवाही होती है, प्रोसीडिंग होती है, जो सुनवाई होती है कोर्ट में, जो बहस होती है किसी मुद्दे को लेकर, किसी मामले को लेकर, किसी विवाद को लेकर, उसकी सुनवाई सीधे आम जनता तक पहुंच सके और लाइव जनता देख सके। अब भारत जैसे लोकतंत्र में पिछले कई दशक से इस प्रकार की मांग उठती रही है, जन सामान्य की ओर से भी और प्रोफेशनल्स जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अलग अलग व्यवसाय से भी जुड़े हुए लोग हैं, जिनका वास्ता अपने व्यवसाय के कारण, किसी विवाद के कारण, किसी कानूनी झंझट के कारण या फिर व्यावसायिक विवाद के कारण अदालत से वास्ता पड़ता है, उन सभी की ये मांग रही है कि अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। अब वह समय आ गया है जब हम इस मांग को पूरी होते देख सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही हम इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। यानी हम जिस केस को लेकर कोर्ट में जाएंगे, अगर हम किसी कारण से अदालत में फिजिकली नहीं पहुंच पाए, स्वयं नहीं पहुंच पाए, तो हम उस अदालती कार्रवाई को देख सकेंगे, सीधा उसका प्रसारण देख सकेंगे और हम समझ सकेंगे कि आज हमारे मामले में क्या हुआ। क्योंकि एक जन सामान्य को हमेशा अदालती कार्रवाई के बारे में, उसको समझने के बारे में अपने वकील पर, अपने कानूनविद पर, अपने लॉयर पर, अपने प्लीडर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो अब वह कठिनाई दूर होने वाली है और हमें यह सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है। वास्तव में यह हमारा अधिकार भी है। संविधान में पहले से ही इस बात की व्यवस्था की गई है और ये प्रावधान उसमें शामिल हैं अधिकार के रूप में। जनता का यह अधिकार है कि उसे पारदर्शी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसकी पूरी जानकारी मिले और कोर्ट की प्रोसीडिंग ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिसको लेकर किसी भी व्यक्ति के मन में, किसी पक्ष के मन में कोई शंका, आशंका न पैदा हो। इसको लेकर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसे पारदर्शी बनाए जाने पर बल दिया गया है और इस सुविधा को प्राप्त करना हमारा आपका संवैधानिक अधिकार भी है।
इसी दृष्टि से हालांकि देर आयद दुरुस्त आयद जैसा फार्मूला इस मुद्दे पर अब लागू होता है, लेकिन अब समय आ गया है जब हम इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इस सुविधा को शुरू करने की दृष्टि से, इस सुविधा को सभी कोर्ट में लागू करने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने एक ई कमेटी के नाम से, एक ई कोर्ट्स कमेटी के नाम से एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के निर्देशन में ही राज्यों की हाई कोर्ट्स की एक उप समिति बनाई गई और उन्होंने इस नियम का कैसे लाइव टेलीकास्ट हो, क्या उसका स्वरूप हो, किस प्रकार के मामले की सुनवाई को लाइव दिखाई जाए, किसको रोकना आवश्यक होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर और किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, कैसी सुविधाएं वहाँ होंगी, किसको दिखाया जा सकेगा, किसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, किस प्रकार की रिकॉर्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, इन सारे विभिन्न पहलुओं का आकलन करते हुए और विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स, जन सामान्य या इसके विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर हाईकोर्ट की उस उप समिति ने एक लॉ फ्रेम किया, एक कानून बनाया, इसका एक मसौदा तैयार किया है। और ये जो कानून है वास्तव में बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जन सामान्य को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निकल बातें करूंगा तो फिर वो शायद थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो, थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसलिए मैं सामान्य जानकारी इससे संबंधित आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आर्टिकल 225 जो संविधान का है, उसके तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रशासन है, उससे संबंधित अपना नियम कानून बनाए। दूसरा, संविधान का आर्टिकल 227 है, उससे भी हाईकोर्ट को इस प्रकार के अधिकार मिलते हैं कि वो राज्य की सभी अदालतों और जो ट्रिब्यूनल है जो उनके अंदर काम करती हैं, हाईकोर्ट के सुपरविजन में जो उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, उन सभी अदालतों के लिए हाईकोर्ट नियम और उपनियम बना सकते हैं, या फिर अगर उसमें से कुछ ऐसे प्रावधान हटाने की आवश्यकता है तो उसे डिलीट करने और हटाने की भी शक्ति हाईकोर्ट को प्राप्त है। इन्हीं दो आर्टिकल के अधिकार का या शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट ने अब ये लाइव प्रोसीडिंग के नियम या इसकी गतिविधि को तैयार करने का जो एक मसौदा उन्होंने बनाया है, इन्हीं आर्टिकल्स, इन्हीं नियमों की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस नियम के तहत हाईकोर्ट एवं उस राज्य में उनके अधीन सभी ट्रिब्यूनल की हियरिंग या प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। अदालतों की प्रोसीडिंग की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसमें राज्य स्तर पर गठित होने वाले ट्रिब्यूनल्स भी शामिल हैं, जैसे समय समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग विवाद के लिए, राज्य स्तरीय विवाद के लिए या फिर कोई ऐसे और विवाद के लिए, व्यावसायिक हों, इंडस्ट्रियल हों या दूसरे अन्य जो डिस्प्यूट होते हैं, उसको लेकर जो गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बनाती है वो भी उसके अंदर होंगे और उसकी प्रोसीडिंग भी, उसकी कार्यवाही, उसकी सुनवाई भी हमारे आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी। वो यह सुविधा भी हमें प्राप्त होगी। यह नियम संबंधित राज्य के हाईकोर्ट जिस दिन नोटिफाई करेंगे उसी दिन से यह लागू हो जाएगा। अभी इसका मसौदा तैयार किया गया है। इस नियम के ये कैसे लागू हो, इसकी व्यवस्था की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, कौन से टेक्निकल इक्विपमेंट्स की इसमें आवश्यकता होगी, उसको कौन डील करेगा, उनके पास क्या अधिकार होंगे, उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, क्योंकि ये एक कोई छोटा विषय नहीं होगा। अगर एक देश के सभी हाई कोर्ट्स यानी सभी राज्यों की अदालतों में ये व्यवस्था लागू होने वाली है और अगर संभव हुआ तो संभवतः वन टाइम लागू हो सकती है ये व्यवस्था। तो ये कोई छोटी चीज़
नहीं है कि निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट्स तक और सभी ट्रिब्यूनल में सभी तरह के ऐसे जो भी अदालतें हैं उन सभी अदालतों में व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें आवश्यकता है, बहुत अधिक बजट की भी इसमें आवश्यकता होगी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जो ई कोर्ट्स कमेटी है उनका और जो केंद्र सरकार का कानून मंत्रालय है उनके बीच में तालमेल चल रहा है और उनके ही तालमेल से, उनके सामंजस्य से ही ये कानून का मसौदा तैयार हुआ है और ई कोर्ट्स कमेटी काम कर रही है। इस ई कोर्ट्स कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है उसके चेयरमैन हैं न्यायाधीश जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं और वो इसके अध्यक्ष हैं। अब जो रिपोर्ट आई है, जो मसौदा तैयार हुआ है, उस मसौदे को पूरा एज इट इज़ ई कोर्ट्स कमेटी की ओर से उनकी अपनी साइट पर उसे अपलोड कर दिया गया है और आप चाहें तो उस साइट पर जाकर उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर उसे आप पढ़ सकते हैं और उस पर अपना मंतव्य बना सकते हैं, अपना सुझाव बना सकते हैं, उसके प्रति आप अपना एक दृष्टिकोण तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए जो ई कोर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को और जस्टिस को एक पत्र लिखकर इस नियम के बारे में, इस मसौदे के बारे में जो प्रारूप तैयार किया गया है कि आखिर कैसे, किस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कैसे आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे प्रोसीडिंग का और किस प्रकार से इसकी रिकॉर्डिंग होगी, किन मामलों की होगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो मसौदा तैयार किया गया है उसके बारे में उनसे भी सुझाव अब मांगे गए हैं। और ये जो नियम है, जो मसौदा है, ये उन्होंने अपने साइट पर इसको डाला हुआ है ई कोर्ट्स कमेटी की। अगर आप ई कोर्ट्स कमेटी देखेंगे ऑनलाइन गूगल पर, अगर आप खंगालेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट सामने आएगी और उसमें जाकर आप जहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं या लॉ हैं, जो उसमें मॉडल लॉ बनाए गए हैं, आप रूल्स हैं, उनमें जाकर के आप इसको देखकर और आप पढ़ सकते हैं, उसको बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। अब जो इस मसौदे पर जो सुझाव देना है, हम और आप कोई भी दे सकते हैं, एक जन सामान्य आदमी भी। आखिर सवाल ये उठता है आपके मन में होगा, ये तो कोर्ट से संबंधित मुद्दा है, ये आप क्यों इस विषय को लेकर आए हैं, ये तो वकील से संबंधित है। बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे आपके जीवन से संबंधित है। हमारे आपके जो मुद्दे होते हैं, हमारे आपके जो विवाद होते हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं या दीवानी होते हैं, फौजदारी मुकदमे होते हैं, जो आपराधिक को ऐसा विवाद हो जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है या फिर कोई ऐसे सिविल मैटर्स सामने आते हैं, चाहे राज्यों के साथ कुछ ऐसा विवाद आपका खड़ा हो जाता है या फिर अपने आपके पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है, विभिन्न प्रकार के। ये इतना आपको हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी समझदार लोग हैं। एक जन सामान्य आदमी का भी सरोकार आज अदालतों से है, कोर्ट से है, क्योंकि लाखों मैटर कोर्ट में लंबित हैं और उसकी संख्या से ये समझा जा सकता है कि इस देश में जन सामान्य किस तरीके से अदालत से अपना संबंध बनाए हुए है। उनका दिन रात का संबंध अदालतों के साथ है, कोर्ट के साथ है, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे एसडीएम कोर्ट हो, चाहे डीसी या कलेक्टर का कोर्ट हो, या फिर चाहे जो सामान्य कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो हो, सब डिविजनल कोर्ट हों या फिर हाई कोर्ट हों या फिर कोई और ट्रिब्यूनल हो। तो विभिन्न स्तर पर कहीं ना कहीं हमारा आपका वास्ता अदालत से निश्चित रूप से पड़ता है, चाहे हम किसी भी व्यवसाय से बिलोंग करते हों। खेती करने वाले किसान हों, ज़मीन का विवाद होता है, आपसी कुछ और मकान दुकान का विवाद होता है, व्यवसायी हैं, किसी और प्रकार का विवाद हो सकता है, व्यवसाय का विवाद, लेन देन का विवाद होता है, किसी तरह का आर्थिक विवाद हो सकता है, सामाजिक विवाद भी हो सकता है। कई प्रकार की ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के हमको आपको अदालत में जाना ही पड़ता है अपने जीवन में। तो इसीलिए ये विषय पूरी तरह हमें और आपको प्रभावित करने वाले हैं। ये हमारी आपकी मांग थी जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने या जो अन्य राज्यों की हाई कोर्ट्स है उन्होंने मिलकर के जो एक सहमति बनाई है कि लाइव प्रोसीडिंग की जाएगी। क्योंकि हम और आप इस बात को लेकर आशंकित होते थे कि कोर्ट में क्या होता है हमें नहीं पता चलता है, क्या कार्रवाई हुई हमें नहीं पता चला, जज साहब ने क्या बताया इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। जितनी सी बात हमको हमारे लॉयर, हमारे वकील या हमारे प्लीडर जो हमें बताते हैं बस वही जानकारी हमें मिल पाती है। तो इसीलिए हम आशंकित रहते हैं। तो ये पारदर्शिता व्यवस्था में क्योंकि अदालत ही हमेशा
पारदर्शी जो व्यवस्था है उसको लेकर बल देती रहती है। एग्जीक्यूटिव में या दूसरे अन्य जो राजनीति है, विधायी है, सब जगह पारदर्शी व्यवस्था अपनाने की बात की जाती है। तो इसीलिए फिर अदालतों में ये व्यवस्था क्यों ना लागू की जाए। तो अब अदालतों ने स्वयं ही इस दिशा में पहल की है और उस पहल की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण और पहला कदम उठाया गया है कि उसके लिए एक प्रारूप तैयार कर लिया गया और उस प्रारूप को अब हमारे आपके सामने रख दिया गया और अब हम और आप उसको पढ़कर उसको अच्छी तरह समझकर, बहुत सामान्य भाषा में है, हालांकि वो इंग्लिश में है, फिर भी मैं हिंदी में आपको वो सारी बातें बिल्कुल सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत गौर से सुने, गंभीरता से इसको सुनने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आप इसको समझ पाएंगे और फिर आपको इस बात का अंदाज़ा भी लगेगा कि ये जो व्यवस्था है जो लागू होने वाली है सभी कोर्ट में, हाई कोर्ट से लेकर निचली सभी अदालतों में, इसका हमसे क्या सरोकार है, हम पर कैसे असर पड़ सकता है और हम कैसे इससे प्रभावित होंगे और हमें इसमें क्या सुझाव देना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है, ये मंतव्य हम और आप बना सकते हैं। और अभी समय है कि अगर हम कोई सुझाव उसमें देते हैं, उस ई कोर्ट्स कमेटी को सुझाव भेजते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें वो बातें कंसीडर की जाएंगी, उस पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वो सुझाव तथ्यात्मक हो, कंटेंशियस हो और उसके पीछे एक वैलिड रीज़न हो, कारण हो। तो अब समिति ने इस पर सुझाव देने के लिए समय 30 जून 2021 का निर्धारित किया गया है, अंतिम समय, यानी पूरा महीना। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब आज 8 जून 2021 है और आने वाले आप समझ सकते हैं कि लगभग 20-21-22 दिनों में आपके पास समय है। 30 जून 2021 तक आप अपने सुझाव इस पर दे सकते हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी पेशा से काम करते हैं, आप श्रमिक हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप खेती करते हैं, किसानी हैं, कोई भी व्यक्ति, मीडिया के लोग हों, कोई भी व्यक्ति जनसामान्य सुझाव दे सकता है, समिति को भेज सकता है। और उन्होंने अपनी ईमेल जारी की है, उस साइट पर जाकर आप उस ईमेल को हम इस वीडियो में भी ये ईमेल हम डालेंगे, जिस ईमेल से आप अपने सुझाव उनको भेज सकेंगे। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने सभी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को ये पत्र लिख करके उनसे भी सुझाव मांगा है और उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जो लाइव अदालती कार्रवाई है, जो अदालती कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करना, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ये जन सामान्य तक पहुंचाना इस देश की जनता का अधिकार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में 21, जो संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 है, उसमें ये अधिकार प्राप्त है हमको और आपको कि अदालती कार्रवाई की पूरी जानकारी, पूरी लाइव हमको दिखाई जाए और हमको देखने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी पारदर्शी व्यवस्था हो, कुल मिलाकर फोकस इस पर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने पर है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि अदालती कार्रवाई की पारदर्शिता की भावना का ध्यान रखते हुए एक जन सामान्य को वास्तविक न्याय तक पहुंच हो सके, इसके लिए अब हाईकोर्ट और उसके अधीन जो अन्य अदालतें हैं उसकी कार्यवाही लाइव करने की परियोजना शुरू की जा रही है। ऐतिहासिक निर्णय से जनसामान्य तक अदालतों की कार्यवाही सीधे पहुंच सकेगी। पत्रकारों, सिविल सोसाइटीज़, शिक्षाविदों, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको फ़ायदा सीधा, क्योंकि जो हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जैसे मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है, इजी एक्सेस नहीं है अदालतों का। बहुत सारे लोग, जैसे आप अगर दूसरे शहर में हैं, संभव है जिस दिन हियरिंग है किसी इंपॉर्टेंट केस की, मैटर की, और उस दिन उस शहर में आप मौजूद नहीं हैं, आप अदालत तक नहीं पहुंच पाए, आप अदालत की कार्यवाही, और अदालत जो कोर्ट रूम होता है उसकी भी एक सीमा है, सीटिंग अरेंजमेंट भी उसमें कम होती है, और जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, स्वाभाविक है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनके लिए सीट्स वहाँ रिजर्व होते हैं, विजिटर्स के लिए भी होते हैं, वादी प्रतिवादी के लिए भी, दोनों पक्षों के लिए भी सीट्स होती हैं, लेकिन पहले लॉयर्स को। लेकिन कोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोर्ट्स के स्ट्रक्चर हैं, कोर्ट रूम है, उसकी साइज़, उसकी एक सीमा होती है। तो इसीलिए सभी लोगों को अगर परमिशन भी देने लगे तो वो संभव नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर अंदर फिजिकली उस कार्यवाही को सुन पाएँ।
तो इसीलिए आप कोर्ट में मौजूद हैं या नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस व्यवस्था के लागू होने से आप कहीं भी अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से अगर आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था होगी तो आप सीधे कोर्ट से जुड़ पाएंगे और वहाँ की कार्रवाई आप देख पाएंगे कि आपके लॉयर ने बहस में क्या कहा, दूसरे पक्ष के लॉयर ने बहस में क्या कहा और जज साहब ने जो निर्णय सुनाया या क्या प्रोसीडिंग हुई, किस तरह से हुई। तो उन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा, आपकी नज़र वहाँ रह सकती है और आप अपने उस हिसाब से स्ट्रेटजी अपने विवाद के बारे में बना सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अब ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया के लिए, दूसरे अन्य जो प्रोफेशनल है, शिक्षाविद हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों में, उनको भी मौका मिलेगा। अन्यथा फिर उनको अदालतों में जाना पड़ता है या वहाँ से वो रिकॉर्ड लेनी पड़ती है। उस तरह के ऐसे केवल जो लिखे हुए होते हैं वो रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भाषा में कोई बातें अगर कही गई, जो मौखिक कुछ बातें अगर कही गई, तो वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं उस समय उतने पूरे फॉर्म में। तो इसीलिए ये आवश्यकता महसूस की गई है और इसकी सबसे माकूल बात है, ख़ास बात ये है, इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी जो आर्काइव में रखा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट की परमिशन से देख सकते हैं, अगर कोर्ट ने आपको परमिशन दिया तो, और किस हद तक जो कोर्ट ठीक समझे उसके अनुसार ही आपको उसको देखने और सुनने या समझने का अवसर मिलेगा, अनुमति मिलेगी। इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आइडियल नियम बनाने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई, दिल्ली, मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों की एक उपसमिति बनाई थी और उस उपसमिति ने ही व्यापक विचार विमर्श करके इस नियम को तैयार किया। इसमें कोर्ट में अब ये कैसे होगा, टेक्निकल किस तरह संभव होगा, हमारे आपके मन में एक विचार पैदा हो सकता है, किसी जनसामान्य या किसी लॉयर, किसी प्रोफेशनल के मन में भी ये बातें आ सकती हैं कि आखिर ये कैसे संभव होगा, किस तरह से करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। तो इसको लेकर लॉ में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो सुविधा है, उसके बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है कि अगर कोई मान लीजिए उसको देख करके कोई टेक्निकल आदमी है, इसका आईटी का एक्सपर्ट है और उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और तरमीम करने की आवश्यकता है, तो वो भी अपना इसमें सुझाव दे सकते हैं। तो इसीलिए टेक्निकल बातें भी इसमें की गई हैं कि कोर्ट में कम से कम 5 कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें से एक कैमरा तो जो जज होंगे या जो बेंच में अगर 2 या 3 जजों या 5 जजों की बेंच है तो उन पर वो कैमरे फोकस करेंगे। दूसरा और तीसरा कैमरा जो है वो वकीलों पर फोकस होगा, जो दोनों वकील होंगे दोनों पक्षों के, उन पर वो कैमरे फोकस करेंगे। और चौथा जो कैमरा होगा वो आरोपियों पर फोकस करेंगे, जो वहाँ एलेक्ट पर्सन होंगे, जो किसी मैटर के आरोपी हैं, उसकी नज़र होगी। जो वादी प्रतिवादी हैं वो भी कैमरे की जद में होंगे, उनकी एक्टिविटी भी वहाँ आएगी, वो भी क्या बोलते हैं। तो यानी कि पूरे कोर्ट को 5 कैमरे से लैस किया जाएगा और उन 5 कैमरों के माध्यम से रिकॉर्डिंग होगी और उससे ही फिर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। अब लाइव स्ट्रीमिंग का जो रिमोट कंट्रोल है, अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौन तय करेंगे कि लाइव हो या नहीं हो, कब हो, कितना हो, किस विषय का हो, किस बात का हो, किस मुद्दे का हो या नहीं हो, कहाँ रोका जाए, कहाँ चलाया जाए। तो ये रिमोट कंट्रोल जज के हाथ में, जो जज उस वक्त सुनवाई कर रहे होंगे या बेंच में बैठे जो भी जजेज होंगे, उनके पास रिमोट कंट्रोल होगा, जो इस लाइव टेलीकास्ट को ऑफ ऑन कर सकते हैं, पाउज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जहां वो जैसा समझेंगे उस हिसाब से वो उसको चला सकते हैं और रोक सकेंगे। तो ये बहुत कम्प्लेक्स ये प्रक्रिया होगी। प्रोसीडिंग के दौरान वकील, गवाह, आरोपी और अन्य जो संबंधित व्यक्ति हैं जिसे अदालत की अनुमति होगी कोर्ट की ओर से दिए गए माइक्रोफोन का, क्योंकि जब वो बात करेंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, तो उनके लिए भी माइक्रोफोन की व्यवस्था हर कोर्ट में होगी और जो भी वकील हैं वो अपनी बातें उसी माइक्रोफोन में बोलेंगे, तभी उनकी रिकॉर्डिंग हो सकेगी। या गवाह हैं, वादी हैं, प्रतिवादी हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों ही अपनी बातें माइक्रोफोन के माध्यम से ही वहाँ बोलेंगे। जब अदालतों की कार्रवाई वेब लिंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज के द्वारा चलेगी, इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग की दृष्टि से लिंक जनरेट किया जाएगा। मान लीजिए इसकी लाइव टेलीकास्ट करनी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, कई बार जैसे अभी आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से, और मैं तो साधुवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को
कि जिन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग की बात सोची और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई करने की बात शुरू कर दी और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सुप्रीम कोर्ट ने इसको शुरू किया और उसके बाद सभी हाई कोर्ट्स को भी ये निर्देश दिया और हाई कोर्ट्स में भी ये व्यवस्था शुरू हो गई। और अब तो ट्रिब्यूनल्स में भी, या जो और दूसरे ऐसे अदालतें हैं या जो इस तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं अलग अलग प्रकार के विवाद की दृष्टि से, चाहे इंडस्ट्रियल विवाद से संबंधित हो, कमर्शियल विवाद से संबंधित हों, वो सब भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पिछले 1-1.5 वर्षों से कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को अब कोरोना के संक्रमण के समय में जो लॉकडाउन की स्थिति है या फिर अगर बहुत कम उसमें खुलापन लाया गया है व्यवस्था में या फिर बाहर आने जाने की अनुमति कम है, तो ऐसे में घर बैठे ही वो अपने उस प्रोसीडिंग का पार्ट बन सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए उसकी जो लाइव जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उसके लिए वो एक लिंक जनरेट जैसे अभी किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसी तरह से लाइव वेब लिंक के लिए भी इसी तरह का एक लिंक जनरेट करेंगे और वो आप तक पहुंच जाएगा या जन सामान्य तक पहुंचेगा, आप उसमें फिर शामिल हो सकेंगे। अब ये अदालतों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। जाहिर है जब तक आप उस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम निश्चित रूप से होगा, एक सर्वर होगा वहाँ और बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे या फिर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए होंगे जिनको देख करके उन सबको मॉनिटर करना पड़ेगा। जो वहाँ एलईडीज़ होंगे वो उसमें डिस्प्ले होते रहेंगे, कोर्ट रूम अलग अलग कोर्ट रूम का नंबर होगा, उस हिसाब से वो डिनोट किया जाएगा। तो ये डेडिकेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी जो तकनीकी दृष्टि से सभी प्रकार की व्यवस्था या मॉनिटरिंग करेगी। इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए सभी अदालतों में रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियुक्त किया जाएगा या किसी ऐसे न्यायिक अधिकारी को ही इसके लिए डेजिग्नेट किया जाएगा अदालत की ओर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के निर्देशन के अनुसार। अब अदालतों की कार्रवाई में लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से प्रत्येक कोर्ट रूम में एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी तैनात किया जाएगा, क्योंकि जजेज या फिर और जो कोर्ट रूम में वहाँ रिकॉर्ड कीपर होते हैं या और जो उनके रीडर होते हैं तो उनको अलग प्रकार का काम वहाँ जो अदालती कार्रवाई है उसमें वो व्यस्त रहते हैं। फिर इस टेक्निकल चीज़ों को कौन देखेगा? अगर तत्काल कोई समस्या वहाँ खड़ी हो गई तो वो आखिर उसको कौन सॉल्यूशन देगा, कौन सॉल्व करेगा? तो इसीलिए हर कोर्ट रूम में एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी तैनात किया जाएगा जो तत्काल इसकी व्यवस्था कर पाएगा। अगर किसी प्रकार की खामी आती है उसको वो दुरुस्त कर पाएंगे। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अब ये तो टेक्निकल व्यवस्था थी। अब सवाल उठता है कि किस प्रकार के मामले की सुनवाई, क्या सभी प्रकार के मामले की सुनवाई की लाइव प्रोसीडिंग होगी या लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा? तो उसको लेकर के अब एक अलग पार्ट है, अलग ब्लॉक है इस लॉ में और उसको भी पूरी तरह उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है कमेटी ने इस लॉ में। तो यानी कुछ विशेष मामलों को लेकर लगभग सभी प्रकार के केस की सुनवाई या कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने की अनुमति होगी। ये एक नटसेल में एक लबुलुआब है इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी लाइव स्ट्रीमिंग जो मसौदा है उसका। लेकिन अब इनमें से वो कौन से केसेस हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिसकी सुनवाई लाइव नहीं की जाएगी, जिसको पब्लिक में सीधा टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा? तो इसमें से अब वो लगभग 10 प्रकार के ऐसे मामले हैं जो इस समिति ने इस मसौदा में शामिल किया है, उसका उल्लेख किया है। मैं उसको जल्दी से आपके सामने वो बातें रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमको आपको इसकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। संभव है कि इनमें से कुछ ऐसे मुद्दे हों, ऐसे मामले हों जो आपसे संबंधित वो कोर्ट में चल रहे हों, आपका सरोकार उस मुद्दों से हो सकता है, उस विषयों से हो सकता है। इसीलिए ये जानना और समझना और सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को बीच में बंद नहीं करेंगे, अन्यथा बहुत ज़रूरी सूचना, बहुत ज़रूरी जानकारी आपसे स्किप कर सकती है, आपसे छूट सकती है, आप वंचित रह सकते हैं उसको ठीक तरीके से जानने में। तो इसमें सबसे पहला है मैट्रिमोनियल जो मैटर्स होंगे, यानी शादी ब्याह से संबंधित जो विवाद आता है, पारिवारिक विवाद जैसे उसमें आप एक तरह से आप कह सकते हैं। तो मैट्रिमोनियल मैटर्स जो हैं इससे संबंधित जो ट्रांसफ़र पिटीशन भी फाइल होती है, ये मैटर इसकी सुनवाई लाइव प्रोसीडिंग नहीं होगी।
इसके अलावा दूसरा है सेक्सुअल जो ऑफेंस होते हैं, यानी सेक्शन 376 के तहत जो मैटर्स आते हैं सुनवाई के लिए, ये इससे संबंधित सुनवाई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। बहुत गौर से आप सुनिए, केवल 10 हैं, इन 10 को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा मैटर आता है जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, जो लिंग आधारित होते हैं, यानी जेंडर बायस्ड के कारण से जो जिस तरह से ये संघर्ष होता है, झंझट होता है, तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है, ऐसे मामले की सुनवाई भी जब कोर्ट में होगी, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक में जहाँ भी होगी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग प्रतिबंधित रहेगी। वो लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस नियम के तहत जैसे अगला मैटर आता है पॉक्सो एक्ट के तहत, ये भी एक सेक्सुअल ऑफेंस है। जो बच्चों के साथ इस प्रकार के अनैतिक कृत्य होते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, और आजकल बहुत ज़्यादा इस प्रकार की जो अनैतिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलने लगी हैं, हम सभी इस बात से परिचित हैं। यानी जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित जो दर्ज मामले हैं और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले हैं, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा आता है, तो इससे संबंधित जो मैटर की सुनवाई होगी कोर्ट में, कहीं भी वो इस लाइव प्रोसीडिंग से बाहर रहेगी, उसकी लाइव प्रोसीडिंग किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 307 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर है 1973 का, और दूसरा है सेक्शन 153B कोड ऑफ सिविल प्रोसीज्योर 1908 से संबंधित जो मामले हैं, ये भी लाइव नहीं की जाएगी, इसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे मामले की सुनवाई जिसमें विभिन्न पहलुओं के प्रकाशित करने से न्याय व्यवस्था में जुटे लोगों को खतरा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे विवाद इस तरह के आते हैं, कई इसमें जैसे कुछ ऐसा विवाद आता है जिसमें कुछ खतरनाक अपराधी का नाम आता है, खतरनाक ऐसे गिरोह उसमें शामिल होते हैं, तो संभव है अगर उसकी प्रोसीडिंग पब्लिक की जाएगी तो जो उससे संबंधित भूमिका अदा कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट को सहयोग करने वाले वकील भी होते हैं और भी कई लोग हो सकते हैं, तो अगर वो पब्लिक की जाएगी, आम हो जाएगी, लोगों के सामने वो जानकारी चली जाएगी, तो उन लोगों की भूमिका लोगों को पता चल जाएगा कि कोर्ट के सामने किसने क्या कहा और कैसे कहा, तो फिर इससे एक दुश्मनी पैदा हो सकती है, उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस दृष्टि से इस प्रकार के मामले अगर अदालत ये समझे या जज समझे या बेंच समझे कि इसको आम करने से, लोगों तक पहुंचाने से, लोगों में जाने से, ब्रॉडकास्ट करने से इससे दिक्कत आ सकती है, खतरा हो सकता है, तो उसको वो रोक सकते हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। ऐसे मामले जिसके प्रकाशन से किसी समुदाय के खिलाफ, जैसे मान लीजिए कई बार दंगा फसाद ऐसा होता है, दो समुदायों के बीच में बहुत विवाद हो जाता है हमारे देश में, जो बहुभाषी और बहुजातीय बहुसामुदायिक हमारा ये देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, और कहीं न कहीं छिटपुट इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, अमानवीय इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो उस घटनाओं की जब प्रोसीडिंग होगी, जब उससे संबंधित मैटर्स सुने जाएंगे, उनकी सुनवाई वहाँ होगी, तो उस मैटर्स पर भी जज अगर प्रकाशित करना नहीं चाहेंगे तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से उसे रोक सकते हैं। अगर वो उनको लगेगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ये सही नहीं होगा इसको प्रकाशित करना या लोगों में इसको टेलीकास्ट करना, लोगों में आम करना, तो फिर उसको वो लाइव प्रकाशन उसका रोका जा सकता है। तो इस नियम के तहत गवाहों की जो रिकॉर्डिंग है, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है किसी भी मैटर में, गवाहों की किस गवाह ने क्या कहा, और फिर जब एक वकील दूसरे पक्ष के गवाह को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और गवाहों की जो रिकॉर्डिंग होगी, जो गवाह अपने बयान उसमें देते हैं, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। इस बात को आप एकदम से स्पष्ट तरीके से समझ लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आपका चाहे कोई भी मुकदमा हो, निश्चित रूप से उसमें गवाह निश्चित रूप से उसमें शामिल होते हैं। आप अपने मैटर को लेकर जब आप उसमें देते हैं, चाहे वो सरकारी गवाह हो, चाहे हमारा आपका पक्ष और विपक्ष से संबंधित जो गवाह हो, तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी गवाही होती है। गवाही शब्द से हम और आप बहुत आसानी से परिचित हैं इस बात से लेकर, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी किसी सूरत में। ऐसे मामले जिनमें संबंधित पार्टियों और उनके वकीलों के बीच प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गया, मान लीजिए दो पार्टियों के बीच में
इस तरह की एक सहमति बन गई कि हम जो अदालत में विवाद लड़ रहे हैं तो अदालत तक ही सीमित रहे, इसको आम न किया जाए। हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा ये मैटर किसी के पास जाए, या दोनों वकीलों के बीच में अगर इस प्रकार का विशेषाधिकार या कोई ऐसा प्रिविलेज है कि भाई हम आपस में इस तरह की सहमति बना लेते हैं तो और अदालत उसकी अनुमति दे दे, जब आप उनके सामने ये बातें रखते हैं तो फिर वैसे मैटर की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, उसको भी आम पब्लिक में नहीं किया जाएगा अगर आपको आपत्ति नहीं है तो। इसके अलावा अन्य ऐसे मामले जिसमें कि किसी जज या बेंच या फिर चीफ जस्टिस का कोई खास निर्देश हो, कोई ऐसा इशू आ सकता है, राज्य स्तरीय इशू आ सकता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं, बहुत सारे बड़े डिपार्टमेंट के साथ ऐसे इशू आ सकते हैं। आपने पिछले दिनों देखा था कि डिफेंस से रिलेटेड कितने इशूज़ लगातार, बोफोर्स का मैटर उठा बहुत लंबे समय से, उसके बाद से बहुत सारे हथियार को लेकर के मुद्दा उठा, अभी राफेल का मुद्दा अभी भी देखते हैं दब जाता है, फिर गला मुर्दा फिर उखाड़ने की कोशिश होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो डिफेंस की खरीद से संबंधित मुद्दे होते हैं, राज्य देश की सुरक्षा रक्षा से संबंधित मुद्दे होते हैं, देश की जैसे ब्यूरोक्रेसी जो एक तरह से सीक्रेसी, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो सीक्रेट विषय होते हैं, उसको लेकर विदेश विभाग से संबंधित जो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको लेकर दूसरे देश के साथ हमारा संबंध अच्छा और बुरा हो सकता है, प्रभावित होता है। तो इन सब विषयों को लेकर के अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ने या किसी जस्टिस ने या बेंच ने कोई निर्देश ऐसा दिया हुआ है तो उस मामले की भी लाइव स्ट्रीमिंग रोकी जा सकती है, उस लाइव स्ट्रीमिंग से उसे अलग रखा जा सकता है। अब जैसे इस नियम में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में जो फाइनल आर्गूमेंट होंगे, फाइनल आर्गूमेंट का मतलब ये एक लॉ की भाषा है, यानी अंतिम जो फाइनल बहस जिसे आप बोलते हैं कि हमारे केस में आज फाइनल बहस होनी है, तो यानी कि सब कुछ होने के बाद गवाही हो गई, डॉक्यूमेंट जो आपने एविडेंस देना था, जो आपने डॉक्यूमेंट देना था, जो कुछ भी सब कुछ करना था, देने के बाद फिर दोनों पक्षों के वकील बहस करते हैं, दोनों को अपनी अपनी बातें कहने का मौका अदालत में दिया जाता है। तो जब फाइनल आर्गूमेंट यानी अंतिम बहस होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रतिबंधित की जा सकती है, उसको भी अगर चाहे तो जज या बेंच जो है उसे वो प्रतिबंधित कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि सभी अदालतों में जब भी किसी मामले की सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी कोर्ट मास्टर वहाँ मौजूद जो भी लोग पक्ष विपक्ष के होंगे या वकील होंगे उनको देंगे कि भाई आपके मैटर की लाइव स्ट्रीमिंग होगी और सभी लोग देख सकेंगे, जन सामान्य भी इसको, कोई भी व्यक्ति इसको देख सकेगा। तो ये आपको स्वीकार्य है। अगर उनको कोई आपत्ति होती है उस वकील को, पक्ष को विपक्ष को, किसी को भी कि नहीं हमारे इस मैटर की सुनवाई को आप आम मत करिए, लोगों को इसकी जानकारी, आम लोगों से क्या काम, हाँ तो हमारा मैटर संबंध है, तो आप इसके लिए फिर फॉर्म 1 और फॉर्म 2 उस तरह का आप वहाँ भर कर दे सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अगर जो न्यायाधीश हैं या फिर जो बेंच है, अगर उसमें 2 जज 3 जज हैं, अगर वो सहमत हो गए, उन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया अपने एप्लीकेशन को, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अगर अदालतों की कार्रवाई को पब्लिक किए जाने पर किसी मैटर में किसी वकील या किसी पक्ष को आपत्ति होगी तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उस कोर्ट के जज का होगा, उस कोर्ट के जज का होगा। ये एकदम आप समझ लें कि ऐसा नहीं कि अगर आपने एप्लीकेशन लगा दिया तो वो फाइनली हो गया और वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर ठीक समझेंगे, अदालत अपने विवेक पर निर्णय लेती है तो उस हिसाब से वो निर्णय लेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो शेड्यूल 1 ऑफ शेड्यूल 2 जो फॉर्म है वो भरकर आपको जमा करना पड़ेगा। नियम में यह भी कहा गया है कि अगर किसी अदालत की प्रोसीडिंग या कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग मेंटेन की जाएगी। मान लीजिए अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाती किसी की, लेकिन रिकॉर्डिंग होगी और वो रिकॉर्डिंग आर्काइव में जमा होगी, उस कोर्ट के आर्काइव में जमा होती, जैसे जिसको आप लाइब्रेरी बोलते हैं, पुस्तकालय बोलते हैं, उसी तरह से ये आर्काइव है कि स्टोर में वो जमा होगा और उसका उपयोग अदालत भी कर सकती है रिकॉर्ड की दृष्टि से। और आगे जो अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट कोर्ट होंगे, जैसे मान लीजिए एसडीएम कोर्ट है, उससे आप गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप सेशन जज के यहाँ गए, वहाँ से आप सीनियर बेंच में जा सकते हैं, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच भी होता है, डबल बेंच भी होता है,
आप चीफ जस्टिस के कोर्ट में भी आप गए, तो इसी तरीके से जो हायरार्की बनती जाती है अदालतों की, तो अपीलेट कोर्ट उसको मंगा कर देख सकता है। ये उनके लिए एक रिकॉर्ड होगा, ये एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम वो सारी गतिविधियां उसमें शामिल होंगी। और अब जो अपीलेट अथॉरिटी है, अगर पक्ष विपक्ष में किसी को कोई आपत्ति किसी चीज़ को सुनवाई के दौरान अगर होती है, तो उसको अपीलेट अथॉरिटी फिर उसको देख करके अपना निर्णय अपने हिसाब से विवेक के अनुसार वो दे सकते हैं, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। लेकिन रिकॉर्ड किए गए मामले की जो प्रति है वो देखने के लिए जन सामान्य को तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि संबंधित सारे गवाहों की रिकॉर्डिंग पूरी ना हो जाए। ये नहीं कि बीच में अगर कल किसी ने कुछ कहा उसको आज आप देखना चाहते हैं, इसकी अनुमति आपको नहीं होगी जब तक कि उस मामले से संबंधित दोनों पक्ष और विपक्ष सभी गवाहों की रिकॉर्डिंग नहीं हो जाए, उसकी गवाही कलमबद्ध जिसे आप बोलते हैं ना हो जाए। तो उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ना, ऑडियो विजुअल में उसकी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, तब तक आपको उसकी रिकॉर्डिंग की प्रति देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी। और ये भी तभी जब अदालत आपको अनुमति देती है। मामले की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्शन उस केस से संबंधित जो है वो दोनों पक्षों के वकीलों को मुहैया कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था भी होगी कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन उसको लिखित फॉर्म में, टाइपिंग के फॉर्म में वो पूरा उनको दिया जाएगा दोनों पक्षों के वकीलों को, जिससे कि आगे फिर अंतिम बहस में या फिर आगे अपने अदालती कार्रवाई में, अपीलेट में उसका उपयोग वो कर सकेंगे ऑफिशियली। और ये कोर्ट की ओर से व्यवस्था होगी। अगर किसी मामले में याचिकाकर्ता खुद ही गवाह भी है और याचिकाकर्ता भी है, तो ऐसे मामले में न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वो किस हद तक उस रिकॉर्डिंग के प्रति उसको देखने सुनने की अनुमति दे, कि ज़रूरी नहीं कि उसको दे। अगर आप याची भी हैं, यानी याचिका दायर करने वाले भी हैं और उसी में आप गवाह भी हैं, तो ये अदालत पर निर्भर करेगा कि वो किस हद तक आपको देखने और सुनने को उस रिकॉर्डिंग को देंगे। इस नियम में यह भी साफ कर दिया गया है कि जो आपराधिक मामलों में गवाह और पीड़ित पक्ष के बयान की रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो केवल बेंच या फिर जो न्यायाधीश हैं अपने कोर्ट के उपयोग के लिए करेंगे, या फिर जो इससे अपर कोर्ट होंगे उनके लिए होगा, या फिर उसमें अगर कोई खास निर्देश दिया गया है तो उसके अनुरूप ही फिर उसकी अनुमति, उपयोग की अनुमति होगी, जो खास करके आपराधिक मामलों की बात है। आपराधिक मामले की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग में पीड़ित पक्ष और गवाहों के छद्म नाम, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटना बहुत आती है और समाज के किसी भी व्यक्ति का सामना ऐसी घटनाओं से हो सकता है जो आपराधिक मुद्दे होते हैं। तो जो आपराधिक मामले की कार्यवाही है उसकी रिकॉर्डिंग में जो पीड़ित पक्ष है, मान लीजिए कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा आता है, कोई महिला से संबंधित अपराध का मुद्दा आता है, बच्चों से संबंधित जो पॉक्सो एक्ट से संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है, जस्टिस जुवेनाइल से संबंधित जो कोई मुद्दा अगर आता है, तो पीड़ित पक्ष के गवाहों के छद्म नाम, यानी उसका वास्तविक नाम उसमें वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और उसकी फेस मास्किंग की जाएगी, यानी जो चेहरा है वो भी वहाँ उस रिकॉर्डिंग में उसका किसी भी तरीके से नहीं आए, उनके चेहरे को ढकने की व्यवस्था भी हो जाएगी। दूसरा, उनकी आवाज़ को भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन करने की व्यवस्था होगी। अन्य जो कुछ आवश्यक उपाय भी अगर ऐसा लगेगा कि उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जो पीड़ित पक्ष है, मान लीजिए कोई महिला है या कोई लड़की है, कोई ऐसी नाबालिग बच्ची है जिसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है, तो उसके फेस को, उसकी आइडेंटिटी को, उसके वॉइस तक को भी डिस्टॉर्ट करने की व्यवस्था उसमें होगी, यानी उसको छुपाने की व्यवस्था उसमें की जाएगी। ये सारी व्यवस्था वहाँ होगी रिकॉर्डिंग के दौरान अदालत में, और ये सब जिम्मेदारी वहाँ आईटी डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे वो वहाँ आईटी सेल के लोग करेंगे। इसलिए इस नियम में यह भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी मामले की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग किसी अन्य पर्पस से किसी की अनुमति बिना, मतलब जिसकी अनुमति कानून से नहीं दी गई हो, ये प्रतिबंधित रहेगी, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब वहाँ अपने मन से अगर अदालत कर रहे हैं तो आप भी मोबाइल लेकर बैठ गए और अपने मोबाइल से जज के सामने आपने जज क्या बोलने लगे ऐसे करेंगे, व्हाट्सएप पे डालना शुरू करेंगे, सोशल मीडिया पे डालने के लिए लेंगे, ये अपराध होगा। और ध्यान रखिएगा, फिर उस वक्त क्या निर्णय आपके खिलाफ आएगा वो आप समझ सकते हैं इस बात को, ये कोर्ट की अवमानना का मामला बन जाएगा। तो इसीलिए आप इस प्रकार की कोई ऐसी कोशिश
नहीं करेंगे। ये गैर कानूनी कोशिश होगी, कभी भी इस प्रकार के आप अवांछित कोशिश न करेंगे अदालत में। ये ना सोच लें कि अब तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो ही रहा है, जैसे मर्जी वैसे हम अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें क्या, जब सरकार कर रही है, अदालत कर रही है, तो हम भी कर देंगे, जनता देख ही रही है। नहीं, आप अदालत की कार्रवाई को अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और आप यहाँ तक कि बाहर भी, अगर बाहर टेलीकास्ट हो रहा है कहीं भी, अगर आप मॉनिटर में देख रहे होते हैं तो उसको भी आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके और उसका उपयोग नहीं कर सकते। वो इसलिए कि अगले क्लॉज में आपको मैं बताता हूँ क्यों यह प्रतिबंधित है और यह आपराधिक मुकदमा आपके खिलाफ बन सकता है, कोर्ट की अवमानना का मुकदमा बन सकता है। कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस बात पर बल दिया गया है, किसी भी अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के दौरान अदालत में मौजूद पत्रकारों और दर्शकों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। और दूसरा ये कहा गया है कि इस रिकॉर्डिंग का उपयोग आप किसी भी तरीके से कि न तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं, ना आप इसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना आप इसे कहीं टेलीकास्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, ना आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ना आप इसे पब्लिश कर सकते हैं किसी भी रूप में बिना कोर्ट की अनुमति के। इस बात को लेकर आप एकदम से क्लियर हो जाएं। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में भी हैं बंधु तो आप इस बात को समझ लें, क्योंकि आजकल हम मीडिया के क्षेत्र में ही जो इस तरह के लोग हैं, जो अनुभवहीन लोगों की बहुतायत या बाढ़ आ गई है, वो इस प्रकार के अतिरेक में बहकर इस प्रकार आप अच्छी तरह समझ लें। तो आप इसको टेलीकास्ट बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इस नियम में इस बात पर बल दिया गया है, किसी भी अदालत की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के दौरान अदालत में मौजूद पत्रकारों और दर्शकों की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी वहाँ। अगर क्योंकि कई बार दर्शक भी अदालत की प्रोसीडिंग देखने की अनुमति लेकर पास बनता है और आप वहाँ जा सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा मैटर आता है, तो कोई ऐसा विवादित मैटर आता है, कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा आता है, या जानकारी की दृष्टि से, या कई बार आप बहुत सारे जनसामान्य ऐसे आते हैं जो हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जाकर वहाँ की कार्रवाई देखना चाहते हैं, जो आप नहीं देखते हैं, आप केवल अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में आप शब्दों में सुनते हैं, उसकी विजुअल आप नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए आप लाइव जाकर वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे दर्शकों या पत्रकारों की जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो उसमें नहीं होगी। कुछ ऐसे मामले भी इस नियम में उल्लेख किए गए हैं जो न तो लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट होगा और न ही उसकी रिकॉर्डिंग अदालत आर्काइव में रखे जाएंगे। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो व्यक्तिगत हो सकती है वहाँ, तो उसको आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ना ही वो अदालत की कार्रवाई में डाटा में उसे रखा जाएगा, सेव किया जाएगा। जैसे इनमें से है अदालती कार्रवाई के दौरान बेंच में शामिल अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, वो आपस में अगर कोई बातचीत विचार विमर्श कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसके अलावा जजों की ओर से अगर अपने स्टाफ को कोई बात कही जा रही है, कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई निर्देश दिया जा रहा है, या फिर अगर उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपस में ले दे रहे हैं, या कोई वकील ही उनको कोई डॉक्यूमेंट अगर दे रहा है, कोई पक्ष विपक्ष के जो वादी प्रतिवादी हैं वही अगर कोई बातचीत वहाँ कर रहा है और कोई डॉक्यूमेंट ले दे रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, वो उसमें शामिल नहीं होगी। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग है, मैंने आपको बता दिया। अगर कोई जज अपना कोई किसी केस से संबंधित नोट लिखवा रहे हैं अगर अपने रीडर को, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो भी उसमें आर्काइव में नहीं रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी किसी मैटर को नोट करने की जो गतिविधि होगी वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट रूम में मौजूद जो वकील हैं या क्लाइंट हैं, वो अगर आपस में मान लीजिए कोई बातचीत वहाँ कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं किसी मुद्दे से संबंधित, अपने विवाद से संबंधित, तो वो भी दोनों पक्षों के वकीलों में भी अगर कोई बातचीत हो रही है वहाँ किसी चीज़ को लेकर के, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं होगा। प्रोसीडिंग की लाइव जो स्ट्रीमिंग से संबंधित नियम में कहा गया है कि अगर कार्रवाई की लाइव टेलीकास्ट के दौरान कोई जज उससे अलग रहना चाहता है, ये भी एक अलग से उपबंध है उसमें, कि अगर कोई जज मान लीजिए रिकॉर्डिंग के दौरान और वो ये महसूस करता है कि हमें इससे अलग रहना चाहिए, हम इसमें लाइव टेलीकास्ट में हम नहीं जाना चाहते हैं, तो उनका विशेषाधिकार है, वो चाहें तो वो अपने को उससे अलग कर सकते हैं। कोई निर्णय डिक्टेट करा रहे होते हैं या कोई निर्णय दे रहे होते हैं, तो वो उससे अलग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए जज कहे कि हम इसका लाइव टेलीकास्ट अभी नहीं करेंगे,
तो वो नहीं हो सकता है लाइव टेलीकास्ट, तो उसका लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, उसे रोक दिया जाएगा। और तब मॉनिटर पर लिखा आएगा कि ऑर्डर डिक्टेशन इन प्रोग्रेस, ये लिखा आएगा। और अगर मान लीजिए कोर्ट में जज मौजूद नहीं है और तब लाइव टेलीकास्ट, कैमरे तो सारे ऑन रहते हैं, तो क्या तब लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा? जज बेंच खाली है, नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसकी लाइव टेलीकास्ट भी नहीं होगी, और उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि कोर्ट नॉट इन सेशन, इस प्रकार का मैसेज वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो। तो सभी अदालतों की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग को आर्काइव में संरक्षित किया जाएगा। साथ ही अदालतों के निर्देश पर इनमें से कुछ मामले की सुनवाई की रिकॉर्डिंग को पूरा या कुछ अंश जो है वो कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ये अदालत तय करेंगे कि उस रिकॉर्डिंग का कितना सा पार्ट वो अपनी कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दे, जिससे जन सामान्य अगर चाहे तो उसे देख करके और उसका उपयोग कर सके, अपनी समझ बढ़ा सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके उसमें से। उसके लिए और उसका अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो उस उपयोग करने की दृष्टि से, रिकॉर्ड लेने की दृष्टि से आपको शेड्यूल 3 का एक फॉर्म इसमें होगा, वो भरकर आपको वहाँ देना पड़ेगा और फिर आपको कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद वो चीज़ें, वो प्रति मिल सकती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग के लिए कई सावधानियाँ बरतने पर भी जोर दिया गया है कि अगर इसमें जैसे कितने समय बाद शुरू किया जाएगा, ये भी उसमें उल्लेख किया गया है। वेबसाइट पर अदालतों की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग अपलोड करने के का जो दिन है, मतलब यानी जैसे अगर आज सुनवाई हुई तो अगले 3 दिन का अंतराल होगा उसे अपलोड करने का, वेबसाइट पर उसको डालने का। और अब मैंने पहले ही आपको बता दिया, एकदम इस बात को लेकर आप क्लियर हो जाएं कि लाइव स्ट्रीमिंग को आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसे ट्रांसमिट नहीं कर सकते किसी भी अन्य जगह पर, उसे आप अपलोड नहीं कर सकते अपनी किसी भी जगह पर दिखाने की दृष्टि से। वाहवाही लूटने के लिए कई बार ऐसे करते हैं। ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पर लगे हुए लोग हैं, बहुत सारे इस तरह के आ गए हैं जिनको अनुभव नहीं है, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, जिनको पत्रकारिता के नियमों का की बिल्कुल भी रत्ती भर समझ नहीं है, वैसे लोग आज भरे पड़े हैं और वो अतिरेक में बहकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते, इस प्रकार की गलतियां वो कर जाते हैं। तो वो अपने लिए कोर्ट की अवमानना को न्योता देंगे और कुछ इसमें कोई रूपांतरण, मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। आप उनकी फ़ोटो उस तरह से सुनवाई करते हुए, बोलते हुए या कुछ भी करते हुए आप वो चीज़ें नहीं दिखा सकते। उसमें मॉडिफिकेशन भी, जरा सा भी रूपांतरण आप उसमें नहीं कर सकते। न ही आप पब्लिश कर सकते हैं किसी भी रूप में, और ना ही उसे रीपब्लिश कर सकते हैं उसे किसी भी तरीके से। इसके लिए आपको अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी लिखित तौर पर। अदालत अनुमति देती है, उसके बाद ही आप उसका उपयोग कर पाएंगे किसी भी दृष्टि से। रही बात पत्रकारिता की, तो खबरें जो बनती हैं, जो सुनते हैं और जो चीज़ें आपने सुनी वो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं। उसके विजुअल को, जो उसकी विजुअल रिकॉर्डिंग है, आप उसका उपयोग किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं अदालत की अनुमति के बिना। तो ये रही आज की ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपके सामने है। ये बात सही है कि ये वीडियो बहुत लंबी हुई है, लेकिन बहुत रेलिवेंट है, बहुत प्रासंगिक है, बहुत आवश्यक है हमको आपको समझना और सुनना। जन सामान्य को अगर थोड़ी भी हम समझ रखते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपने जन सामान्य जो और भी लोग हैं जो अदालतों का चक्कर लगाते हुए थक चुके हैं और वो उनको कुछ पता नहीं होता कि अदालतों में हो क्या रहा है। वकील कई बार सही बताते भी हैं, नहीं बताते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो टेक्निकल भाषा में उनको बताते हैं, लेकिन जन सामान्य नहीं समझ पाता है कि हुआ क्या है जब तक कि वो आंखों देखी हालत को न देखे। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ये जानकारी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ल्ड को देखने के लिए। आपसे ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग इसको समझ पाएँ, इस व्यवस्था को अभी से समझना शुरू करें और इसके बारे में अपना ओपिनियन क्रिएट करें, अपना मंतव्य बनाएं, अपना सुझाव तैयार करें। और आप ई कोर्ट्स कमेटी को उनके ईमेल पर, जो ईमेल हम आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप उस ईमेल पर अपने सुझाव उनको भेज सकते हैं। चाहे हम किसी भी पेशे से संबंध रखते हों, किसी व्यवसाय से हमारा संबंध या सरोकार हो, लेकिन हमारा अदालत से तो सरोकार रहता ही
है। तो इसीलिए अदालत में एक की व्यवस्था में ये एक आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाली बातें होंगी। ये एक ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट्स कमेटी की ओर से ये लिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था इसमें लागू होगी। वास्तव में अगर आप कहेंगे तो अदालतों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पारदर्शिता, वो चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी। आप अपने अधिकार को, वर्षों से लंबित इस अधिकार को आप प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए आप अपने सुझाव, अपने मंतव्य जरूर बनाएं और हो सके तो उन सुझावों को संकलित करके लिखित रूप में आप ई-कोर्ट्स कमेटी को उनके ईमेल पर अवश्य भेजें। ये रही बात। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमें सुनने के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी, लाभकारी साबित होगा ये वीडियो। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे अच्छी से अच्छी जानकारी जो हमारे आपके जीवन से सरोकार है, जिसका जो हमारे आपके जीवन के दैनिक जो हमारी गतिविधियां हैं या सांसारिक गतिविधियां हैं उसको प्रभावित करते हैं, तो उसकी जानकारी आपको ठीक मिल सके, समय से मिल सके और सरल भाषा में, सही स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में मिल सके। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनर्गल बातें करके 4 लाइन को बार बार रिपीट करते करते चैनल पे या सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ को सेंसिटाइज करके लोगों के सामने परोसने से लोगों का लाभ कभी नहीं हो सकता। इस बात को आप समझें। इसीलिए अच्छे लोगों को, अच्छी जानकारी मुहैया कराने वालों को प्रेरित करना हमारा आपका कर्तव्य बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और द पब्लिक वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।